विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में कक्षा 10वीं की कक्षा के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी सामाजिक विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एसएस विषय की शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए 1 मिनट के लिए डिजिटल माध्यम से माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद जो अभ्यासक्रम में आने वाले लेसन हैं, उन लेसनों का लिस्ट आपके सामने बार बार मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पहले वाला चार्ट आप लोगों के सामने है, उन लेसनों की आपको तैयारी करनी है, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा लेसन हमारा पूरा हो चुका है। अब 8वां लेसन हम लोगों ने चालू किया था और 8वें लेसन का नाम प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वाले लेसन के अंतर्गत कल हम लोगों ने जो देखा था उसमें प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके बाद उनके उपयोग और उपयोग के बाद संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार में मालिक के आधार पर हमने 3 प्रकार देखे थे: व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और वैश्विक संसाधन। सभी के अंतर्गत 2-2 मुद्दे हमने बनाए थे, परिभाषा उदाहरण और परिभाषा उदाहरण। उसके बाद हम लोगों ने वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार देखे थे। एक बार पुनः आप लोगों को वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार को टैली करवा दूँ। सर्वसुलभ संसाधन किसको कहते हैं कि जो वातावरण में सभी जगह पे जो संसाधन उपलब्ध हो उसे सर्वसुलभ संसाधन कहते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, आपको भी मालूम है कि अमेरिका में जाओगे तो वहाँ भी ऑक्सीजन होगा और भारत में जाओगे तो भी वहाँ पर भी ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सामान्य सुलभ संसाधन। सामान्य सुलभ मतलब कुछ जगह पे सामान्यतः प्राप्त हो जाए ऐसी संसाधन, जैसे कि भूमि है, जमीन है, जल है, गौचर है। वो लगभग सभी विस्तार में मिलते हैं और सब विस्तार में नहीं मिलते। वो ज़्यादातर विस्तार में मिलते पर सभी विस्तार में नहीं मिलते। उसको सामान्य सुलभ संसाधन कहते हैं। उसके बाद विरल संसाधन, मतलब जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित हो, ऐसे संसाधन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, चांदी, यूरेनियम वगैरह वगैरह वगैरह। और एकल संसाधन के अंतर्गत जो विश्व में एक और एकमात्र जगह पर प्राप्त होने वाले संसाधन, जैसे कि क्रायोलाइट खनिज जो है वो केवल ग्रीनलैंड में ही पाया जाता है, विश्व के अन्य कोई भी क्षेत्र में पाया नहीं जाता। उसके बाद प्राप्यता के आधार पर तालिका के नीचे की बात करूँ तो तालिका में देखकर हम 2 प्रकार के वर्गीकरण समझते हैं। संसाधनों के विभाग में अन्य रूपों में भी किए जा सकते, जिसमें नवीनीकरण मतलब प्राप्यता के आधार पर
ये दो भागों में बटे हैं, एक नवीनीकरण और दूसरा अनवीनीकरण। नवीनीकरण संसाधन ये दो भाग लिए जा सकते हैं। मतलब आप लोगों को परिभाषा किताब में दी है, टिक करनी हो तो कर लीजिएगा कि कुछ संसाधन स्वयं ही निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से में पूर्ति करते हैं, अर्थात जो अपने आप निर्मित होते हैं ऐसे संसाधन, अर्थात पुनः प्राप्य संसाधन, जिसको आप अखूट या अक्षय संपत्ति के नाम से भी जानते हैं। मतलब प्राप्यता के आधार पर दो प्रकार, एक पुनः प्राप्य और दूसरे पुनः अप्राप्य अथवा नवीनीकरण। पुनः एक बार परिभाषा नवीनीकरणीय संसाधन की कि जो अपने आप कुछ निश्चित समय के बाद पुनः प्राप्त होते हैं उसको नवीनीकरणीय संसाधन अथवा अखूट संसाधन कहते हैं। परिभाषा और दूसरा नाम, दो मुद्दे हो गए। एक परिभाषा और दूसरा मुद्दा क्या बनेगा, क्योंकि इसको अखूट संसाधन के नाम से जानते हैं। उसके अंतर्गत उदाहरण दो तो किताब में दिया है, जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि वगैरह वगैरह वगैरह। इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनवीनीकरण संसाधन। क्या होता है सर उसकी परिभाषा, कि जो संसाधन एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते, ऐसे संसाधन को अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात अपनी परिभाषा में पुनः अप्राप्य, मतलब दो मुद्दे हो गए, परिभाषा और उसको पुनः अप्राप्य संसाधन कहते हैं। उसमें कौन आता है सर, तो कि नीचे उदाहरण दिए है कि खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह 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 में इसका समावेश होता है। मतलब तीन तीन मुद्दे दोनों साइड हो सकते हैं। नवीनीकरण की परिभाषा, अनवीनीकरण की परिभाषा, इनको पुनः प्राप्य कहते हैं, इनको पुनः अप्राप्य कहते हैं। तीसरा दोनों का उदाहरण, और चौथा ये पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और अनवीनीकरण पुनः प्राप्त किए नहीं जा सकते। इस तरह से आप लोगों को जो संसाधनों के प्रकार है, मालिकी के आधार पर, वितरण के आधार पर और पुनः प्राप्यता के आधार पर, मालिकी के आधार पर 3, वितरण के आधार पर 4 और पुनः प्राप्यता के आधार पर 2, इस प्रकार से आप लोगों को चार्ट बनाना हो तो बना लेना। उसके बाद आगे का जो मुद्दा है वो संसाधनों का आयोजन अथवा संरक्षण। पहले तो संसाधनों का आयोजन अर्थात क्या, तो संसाधनों की सुरक्षा करना अर्थात संसाधनों का आयोजन। सामान्य परिभाषा यदि संसाधनों के आयोजन की देनी हो तो कि संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का आयोजन। फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मनुष्य आवश्यकताएं अमर्यादित है जबकि प्राकृतिक संसाधन मर्यादित है। विगत मतलब पिछले 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा किए गए तकनीकी क्षेत्र में हुए असाधारण विकास और भयंकर जनसंख्या विस्फोट के कारण संसाधनों का अत्यंत जटिल या तो अधिक बढ़ गया उपयोग। मतलब दूसरा मुद्दा जो यहाँ पर बनने जा रहा है, पहला परिभाषा के संसाधनों की सुरक्षा करना अर्थात संसाधनों का आयोजन। संसाधनों की सुरक्षा करना अर्थात संसाधनों का आयोजन। क्यों संसाधनों का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में संसाधनों का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है और इस परिस्थिति के बारे में हमें गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया तो भविष्य में हमें इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य। देखो वहाँ पर परिभाषा दी है कि संसाधन का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का उपयोग अथवा आयोजन। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध किसके साथ है, संसाधनों की कमी के साथ जुड़ा हुआ। मतलब इन शॉर्ट इसके ऊपर दो मुद्दे आप लोग बना सकते हैं, परिभाषा और दूसरा क्यों जरूरी है। आगे वर्तमान समय में जिस दोहन हो रहा है उसी तरह संसाधनों का यदि अविवेकपूर्ण दोहन मतलब उपयोग होता रहा तो वर्तमान जीवन स्तर बनाए लगभग स्वप्नवत हो जाएगा। मतलब यदि हमने संसाधनों का आयोजन नहीं किया तो भविष्य में संसाधन होंगे कि नहीं, ये भी एक प्रकार का प्रश्न बन जाएगा। इसलिए संसाधनों का हमें आयोजन करना चाहिए। मतलब दो मुद्दे अभी तक हमारे हुए। उसके बाद उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले संसाधनों का आयोजन के लिए आप लोगों को 4 मुद्दे वहाँ पर दिए हैं। तो 4 में पहला मुद्दा कि सबसे पहले किसी एक प्रदेश या प्रदेश को इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोगी और संभावित संसाधनों की उपलब्धि और विशेषता के बारे में इन शॉर्ट
कितने संसाधन हैं उनकी उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पहला मुद्दा कि संसाधन का आयोजन करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला तो कि पहला कि संसाधन हमारे पास कितने हैं उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नंबर 2, जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित या तो कम है उनका वैज्ञानिक रूप से उपयोग करना चाहिए और उसका उपयोग अनिवार्य हो तब भी करना चाहिए। मतलब दूसरा, सबसे पहला मुद्दा क्या बताया कि संसाधनों का पहले कितना संसाधन है उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा, जो संसाधन मर्यादित है उनका हो अनिवार्य हो तो ही उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उसके लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। तीसरा मुद्दा कि जैसे कि मानो कि पैड है तो उसकी मात्रा हम बढ़ा सकते हैं, तो उन संसाधनों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 4, जो संसाधन वर्तमान में सरलता से या सहजता से उपलब्ध हो उसे बिगाड़ने के बदले भावी आवश्यकताओं के लिए मितव्ययतापूर्ण बचाना चाहिए। चौथा मुद्दा कि जो संसाधन आज तो है पर भविष्य में मिलने मुश्किल होने वाले हैं उनका हमें मितव्ययतापूर्वक का मतलब होता है समझदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। पहला परिभाषा हमने देखा था, उसके बाद क्यों उपयोग, उसके बाद 4 कदम हमने देखे। 1, कितने संसाधन है उसकी जानकारी प्राप्त करो। नंबर 2, फिर उसका वैज्ञानिक और ज़रूरत हो तो ही उपयोग करो। नंबर 3, जिनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और नंबर 4, जो संसाधन भविष्य अभी तो सरलता से मिल रहे पर भविष्य में खत्म होने की संभावना है उसका मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना चाहिए। उसके बाद 5वां कि मर्यादित मात्रा में जो उपलब्ध संसाधन बनाए रखना, अर्थात तकनीक के विकास के द्वारा, मतलब जो संसाधन मर्यादित है उनका विकल्प खोजना चाहिए। 5वां मुद्दा कि जो संसाधन हमारे पास मर्यादित है उनका विकल्प खोजना चाहिए। जैसे कि मानो कि बिजली है तो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ये सब उनके विकल्प है। फिर बिजली के विकल्प में सूर्य ऊर्जा वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर नेक्स्ट, संसाधनों के संरक्षण के लिए शासन द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का पालन करना चाहिए। शासन का मतलब होता है सरकार, अर्थात इन शॉर्ट छठा मुद्दा कि सरकार के द्वारा संसाधनों के लिए जो भी कानून तैयार किया जाता है वो कानून का हमें पालन करना चाहिए। और अंतिम, नागरिकों को संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी हुई बातों से अवगत, मतलब इन शॉर्ट अधिक से अधिक संसाधनों के लिए लोगों में जन जागृति फैलानी चाहिए। पुनः एक बार सारे मुद्दे। 1, कितने संसाधन है उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 2, जो मर्यादित है उनका वैज्ञानिक है तो अनिवार्य हो तो ही उपयोग करना चाहिए। 3, जिनका उपयोग बढ़ा सकते हैं उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। 4, जो संसाधन आज तो उपलब्ध है लेकिन भविष्य में नहीं होंगे उनका समझदारीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। 5, जो मर्यादित मात्रा में उपलब्ध है उनके विकल्पों की खोज करनी चाहिए। नेक्स्ट, सरकार के द्वारा जो भी कानून संसाधनों के लिए बनाए हैं उन कानूनों का पालन करना चाहिए। और अंतिम, नागरिकों को संसाधनों के लिए अधिक से अधिक लोगों में जन जागृति फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आपको अलग अलग प्रकार के मुद्दों को लिखने का प्रयत्न इसके अंतर्गत करना रहेगा। आगे के मुद्दों की बात हम लोग करेंगे, लेकिन इसके बाद के वीडियो में अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, संपर्क नंबर 9825581539 नंबर पर फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।